Hello, welcome to Psycrack India. As we are continuing our part 2 CUT PG 2025 Psychology question paper. So हम लोगों ने डिसाइड किया था जो अभी पेपर को करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किया है, उसको आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, देख के आप उसका आंसर वगैरह एक्सप्लेनेशंस वगैरह देख सकते हैं। तो हम लोग अभी जो हमारा पार्ट 2 है यानी कि 10 क्वेश्चंस उसमें वी आर गोइंग टू एनालाइज एंड आल्सो एक्सप्लेनेशंस भी इसके साथ हम दे रहे हैं। तो देखिए, पहले तो हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को जो दिया है, जो क्वेश्चन इज लाइक दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर रिलेटेड टू पनिशमेंट। तो इन्होंने 4 स्टेटमेंट दिया है हम लोग को, वी हैव टू फाइंड आउट जो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पनिशमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या है। देखिए, स्टॉपिंग एट द रेड लाइट टू अवॉइड गेटिंग इन एन एक्सीडेंट। तो आप लोग को मतलब जो एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए क्या करना होता है, हम लोग को व्हीकल स्टार्ट बंद करना होता है, यानी कि रूल्स फॉलो करना होता है। तो स्टॉपिंग एट रेड लाइट एक तरीके से हमको क्या है, एक तरीके से पनिशमेंट आप कह सकते हैं। लूजिंग द प्रिविलेज ऑफ ड्राइविंग बिकॉज यू गॉट इनटू मेनी एक्सीडेंट्स। तो बहुत बार मेनी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने की वजह से आप लोग का क्या होगा, वो एक लाइसेंस आपको रद्द करने का चांसेस होता है, यानी कि रद्द कर सकते हैं। हैविंग टू लूज सम ऑफ योर मनी टू पे पेनल्टी फॉर लेट टैक्स फाइलिंग। यदि कि आप लोग टैक्स फाइल करना डेट अगर एक्सटेंड होने के बाद भी आप अपना यानी कि फाइन लग गया आपको, मतलब यू आर नॉट फिल द टैक्स ऑन टाइम, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, तो फाइन भरना पड़ रहा है। बीइंग ग्राउंडेड बिकॉज ऑफ डिसोबीडियंस। तो ये जो है ना कहीं तो ये स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं तो आपको ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि जो आपका पनिशमेंट के जैसे दिख रहा है। तो अब लगता है कि यहाँ पे जो है देखिए, स्टॉपिंग एट रेड लाइट टू अवॉइड गेटिंग इन एन एक्सीडेंट, तो आपको इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा ये पनिशमेंट नहीं दिख रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बी सी डी तो मुझे सही लग रहा है कि स्टॉपिंग एट रेड लाइट टू अवॉइड गेटिंग एन एक्सीडेंट, जो ये पनिशमेंट नहीं है, ये प्रिकॉशंस हो सकता है। तो बी सी डी जो है मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, जो बी सी डी ऑप्शन। तो इसीलिए अब देखिए, इसमें तो हमको एक तरीके से पनिशमेंट के जैसे हो रहा है जो तीनों ऑप्शंस में। तो मुझे ऐसा लगता है जो बी सी डी जो है सही आंसर लग रहा है मुझे। ठीक है, तो मैं बी सी डी को ही करता हूँ। ऑल्दो द फर्स्ट वन इज ऑल्सो लुकिंग लाइक पनिशमेंट जैसा है, लेकिन वो पनिशमेंट के दायरे में नहीं आ रहा। तो मुझे बी सी डी जो है सही ऑप्शंस लगा मुझे। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि बी सी डी को 4 ऑप्शंस को जो है वो मैं लगा रहा हूँ। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पनिशमेंट क्या होता है। तो मुझे 3 ऑप्शन जो है, तीनों जो बी सी डी का सही लगा। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो उन्होंने पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन विच द नंबर ऑफ रेस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड फॉर रीइंफोर्समेंट इज डिफरेंट फॉर ईच ट्रायल। तो ऐसा जो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, जो नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस रिक्वायर्ड टू रीइंफोर्समेंट इज डिफरेंट, जो नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होता है वो डिफरेंट फॉर ईच ट्रायल, उसके लिए हम क्या बोलेंगे। तो देखिए, उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट यानी कि डिफरेंट रेशियो स्केल इसमें होगा, क्योंकि द रीजन इज दैट उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होता है, इन विच द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस रिक्वायर्ड फॉर रीइंफोर्समेंट इज डिफरेंट फॉर ईच ट्रायल और इवेंट। ईच ट्रायल को भी हम डिफरेंट डिफरेंट वे में करना होता है। ये वेरिएबल इंटरवल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल इंटरवल होता है वो एक टाइम का एक इंटरवल के साथ साथ करते हैं। तो यहाँ पे इंटरवल की बात नहीं आ रहा है, हमें हमारा क्या बात आ रहा है यहाँ पे, तो वेरिएबल रेशियो, डिफरेंट रेशियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, शेड्यूल को कर रहे हैं। तो इसलिए वेरिएबल रेशियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, डिफरेंस को समझना पड़ेगा कि वेरिएबल इंटरवल क्या होता है, वेरिएबल रेशियो क्या होता है। ये शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट को ध्यान देखना होगा। यू हैव टू गिव मोर फोकस ऑन शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टेंडेंसी टू फॉल्सिफाई बिलीव थ्रू रिविजन ऑफ ओल्डर मेमोरीज टू इंक्लूड न्यूअर इंफॉर्मेशन दैट वन कुड हैव करेक्टली प्रिडिक्टेड द आउटकम ऑफ एन इवेंट इज नोन एज।
तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स, बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस पैटर्न्स, बेस्ड ऑफ हमारा जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, तो उसको हमने एक आदत बना हुआ था प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का या हमारा आइडिया लगाने का। तो दैट काइंड ऑफ टेंडेंसी जो को कई बार हम क्या करते हैं कि नया प्रॉब्लम्स आते हैं, नया चैलेंजेस आते हैं, तो वी पुट दैट माइंडसेट और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेम्पलेट जैसे हम लोग बोलते हैं, उस चीज़ को हम नया प्रॉब्लम को भी डालते हैं। तो वो कई बार क्या होता है, दैट डजंट गिव द सोल्यूशन। तो उस पे इसको हमने क्या बोलते हैं, वो मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट क्या होता है, जब हमको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उसका असर क्या होता है, वो भी नहीं होगा। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। और ये होता है रीसेंसी इफेक्ट। रीसेंसी इफेक्ट क्या होता है, वो मेमोरी में जो हम लोग लास्ट में जो याद रखते हैं, जो रीसेंसी इफेक्ट जो होता है, प्राइमेसी इफेक्ट होता है, उसमें जो रिलेटेड होता है। यहाँ पे जो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आंसर क्या होगा, ये हमारा आंसर ये होगा हिंडसाइट बायस। जो ये यहाँ पे हमारा कॉग्निटिव बायस में एक आता है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो है ना कॉग्निटिव बायस का एक जो हिस्सा है। कॉग्निटिव बायस हम बोलते हैं इसको, कॉग्निटिव बायस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कॉग्निटिव बायस में एक एक तरीके से ये बात आती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव बायस होते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, तो उसकी हम चलेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। तो 14 क्वेश्चन की जो क्वेश्चन पढ़ लेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी। तो हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी के हिसाब से हम लोग करेक्ट सीक्वेंस को लिखना है। तो वो कौन सा जो होगा करेक्ट सीक्वेंस जो है, उसको हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आती है हमारा सबसे पहले आती है सेंसरी मेमोरी। तो सेंसरी मेमोरी बाद में आती है हमारा, सबसे सेंसरी मेमोरी होने के बाद हमारा आता है सेलेक्टिव अटेंशन। जब भी हमारा मेमोरी होता है, पहले सेंस में हम मेमोरी करते हैं, उसके बाद हमारा अटेंशन आती है। तो उसके बाद जो आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और उसके बाद जो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी आती है। यानी कि ACDB जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ACDB ही मैच हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन दो है, एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शंस दो है इंपॉर्टेंट होती है। आप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन दो ACDB, यानी कि फर्स्ट जो आता है वो क्या है, फर्स्ट जो आता है हमारा, फर्स्ट जो सेंसरी मेमोरी आती है, उसके बाद हमारा सेलेक्टिव अटेंशन आता है यानी कि C, उसके बाद D शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उसके बाद जो है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी का एक टारगेट है। तो इसमें और कोई मुझे एक्सप्लेनेशंस चाहिए होती है, तो मुझे और इतना एक्सप्लेनेशन चाहिए और ज़्यादा आपको डीप जाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आई विल आल्सो गिव द आंसर फॉर दैट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आ गए हम लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का तो यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा द टेंडेंसी टू परसीव टू थिंग्स दैट हैपन क्लोज टुगेदर इन टाइम एज बीइंग रिलेटेड इज कॉल्ड। तो ये जो क्वेश्चंस है जेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स के बेस में जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछा, हम लोग को पता है मिनिमम 8 जेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स है जो बहुत पॉपुलर है। तो उसमें से हम लोग को समझना होगा कि जो ऐसा हमारा टेंडेंसी होती है, द टू थिंग्स को दैट हैपन क्लोज टुगेदर इन टाइम एज बीइंग। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो परसीव करने का कुछ चीज़ें परसीव होता है जो हम प्रॉक्सिमिटी को ज़्यादा जोड़ देते हैं। यानी कि ऐसा चीज़ हम देखें तो वो उनको लगता है कि बहुत नज़दीक है, दैट्स लुक लाइक वेरी क्लोजर। तो आप ये मत समझिए यहाँ पे क्लोजर दिया होता तो क्लोजर होगा, क्लोजर का कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। यहाँ पे हमारा ये प्रॉक्सिमिटी नज़दीकी के बारे में बोल रहे हो। जो टेंडेंसी टू परसीव टू थिंग्स दैट हैपन्स क्लोज टुगेदर, यहाँ पे क्लोज का मतलब ये प्रॉक्सिमिटी की बात आ रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी जो होते हैं, हम लोग प्रॉक्सिमिटी चीज़ को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए ये जो है प्रॉक्सिमिटी है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे जो है क्लोजर है, क्लोजर की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्रॉक्सिमिटी। वैसे तो देखा जाए तो प्रॉक्सिमिटी क्लोजर के ही मीनिंग होती है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है हमारा प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी जो प्रिंसिपल है हमारा सही आंसर है। तो ये जेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स, इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेस्टाल्ट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगले क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
हाँ, हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर अभी जो खत्म हुआ था 16 का, हम 17 में चले जाएंगे। ठीक है, तो चले 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डेप्थ परसेप्शन। अगेन देखिए, क्वेश्चन परसेप्शन के ऊपर आ रहा है, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। हम लोग को बताना है कि डेप्थ परसेप्शन से कौन सा जो जुड़ी हुई है। अब देखिए, डेप्थ परसेप्शन से हम बात करें, जो मोनोक्यूलर क्यूज भी जुड़ी हुई होती है, बाइनोक्यूलर क्यूज भी जुड़ी हुई होती है, प्रॉक्सिमिटी भी जुड़ी हुई होती है, और ये भी सी इसका सही आंसर है। और लीनियर पर्सपेक्टिव ये मोनोक्यूलर क्यूज का ही पार्ट होता है। लीनियर पर्सपेक्टिव क्या होता है? मोनोक्यूलर क्यूज का ही इट्स अ पार्ट। तो देन आप लोग को ये भी सी सही रहेगा। यदि आप लोग अगर इस तरीके से देखें, दोनों तरीके से हम देखें, तो ये ABCD का भी हम लोग ऑप्शन कह सकते हैं। तो ये इसलिए मैंने, क्योंकि लीनियर पर्सपेक्टिव कम्स अंडर द मोनोक्यूलर क्यूज, तो ABC आपको मैं सही मानता हूँ। अगर आप लोग दोनों सेपरेट अगर देखें इसका लीनियर पर्सपेक्टिव का, तो आप ABCD लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ऐसे इन्होंने पूछा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में, लेकिन जो है that is the reason monocular cues and binocular cues are itself is a part of the depth perception, and linear perspective is also part of the depth perception. Of course proximity is also depth perception. अभी हमने इसका डिस्कस किया था। हम लोग चलते हैं आगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हैं। यदि आप नया है मेरे चैनल के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो हम लोग आके बताते रहेंगे। हमारा डेडिकेटेड क्वेश्चंस आंसर रहेगा और एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, इन द ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी ऑफ कलर विजन विच ऑफ द फॉलोइंग कोन्स हैज बीन इंक्लूडेड। अब देखिए, इसमें येलो कोन्स है, ब्लू कोन्स है, रेड कोन्स है, ग्रीन कोन्स है। तो ये जो थ्योरी है, पहले तो समझ लीजिएगा, ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी है, इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन कलर विजन्स के लिए है। तो इसमें जो बेसिक उन्होंने कोन दिया गया है, जो ह्यूमन आई विजन्स है, ये तीनों कलर से बना हुआ फ्रेमवर्क है। तो बोलते हैं कि 3 कलर उन्होंने मेंशन करते हैं, वो है ब्लू कोन्स, रेड कोन्स एंड ग्रीन कोन्स। ब्लू, रेड, ग्रीन, यानी कि BCD इसका ऑप्शंस जो मैं सही मानता हूं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है BCD का। तो ये क्या है? ह्यूमन कलर विजन्स के लिए बना हुआ है। तो ह्यूमन कलर विजन्स का सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसका आप लोगों ने देख लिया, तो हम लोग आगे चलते चले जाएंगे। इसका अगर यदि डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग टू एक्सप्लेनेशन या कोई डाउट आपको अगर मन में है, तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग आगे चलते हैं। हमारा 18 क्वेश्चन अभी खत्म हो गया है ना, तो हमारा 19 क्वेश्चन में हम लोग आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 19 को क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिलेटेड टू परसेप्शन से रिलेटेड है। मतलब आप सेंसेशन एंड परसेप्शन के ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। The snail shaped structure of the inner ear that is filled with fluid known as, जो ऐसा जो स्नेल शेप्ड जो स्ट्रक्चर होता है ईयर में, उसका फिल्ड विथ फ्लूइड नोन एज, ऐसा जो फ्लूइड होती है वो पूरा स्नेल शेप्ड होते हैं, उसको हम बोलते हैं। तो एक तो ऑडिटरी नर्व हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे शेप, वो पिक्चर है यहाँ पे, पिन्ना है, ईयर ड्रम है, तो कॉकिला है। तो यहाँ पे जो कॉकिला जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक स्नेल शेप्ड जो पार्ट आता है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा फेमिलियर, इंपॉर्टेंट ईयर पार्ट्स को भी आपने फेमिलियर होना जरूरी है। कॉकिला जो है एक इंपॉर्टेंट है, जो स्नेल शेप्ड होता है। ठीक है ना, स्नेल शेप्ड पिक्चर जैसे होती है, वो इनर पार्ट का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, स्नेल शेप। ठीक है, तो अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का हो गया। तो हम अभी आगे जा रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये पूछ रहा है, द सेंस ऑफ मूवमेंट एंड बॉडी पोजिशन इज कॉल्ड। देखिए, इसको हम आराम से बोल सकते हैं कैनेस्थेटिक सेंस। एक आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो अलग 3 ऑप्शंस क्यों नहीं है। देखिए, स्किन सेंसस तो हमारा मैच नहीं बन रहा है, वेस्टिबुलर सेंसस भी नहीं बन रहा है, ओलोफैक्टरी सेंसस जो हमारा नोज से रिलेटेड होता है। तो ये सारे चीज़ें मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड होता है, वो कैनेस्थेटिक होती है। सो कैनेस्थेटिक सेंस और कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के बारे में भी सुना, जो एक साइकोलॉजिस्ट ने दिया हुआ है, हावर्ड गार्डनर ने दिया हुआ है। हावर्ड गार्डनर इनका कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी दिया हुआ है। तो कैनेस्थेटिक सेंस क्या होती है? हमारा बॉडी मूवमेंट होती है, तो हमारा परसेप्शन होती है, हम लोग कैसे वॉक कर रहे हैं, अपवर्ड वॉक हो गया हमारा, हम स्लीपिंग कर रहे हैं, तो इट इज गिव्स द डायरेक्शंस। सो द कैनेस्थेटिक सेंस इज द राइट ऑप्शंस। तो हम अभी इसको चुन रहे हैं कि कैनेस्थेटिक सेंस जो है हमारा
तो देखिए अब अभी हम किनेस्थेटिक सेंस का ऑप्शंस लगा रहे हैं। तो देखिए हम एक्सप्लेनेशंस भी कर रहे हैं कि और हमको पता है कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशंस आपको समझ में आ जाता है कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा है जो बेसिक साइकोलॉजी है। तो इसीलिए हम लोग हर एक 10 क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो जाए, हर एक 10 क्वेश्चन हम लोग डिवाइड किया हुआ है। तो फिर आने वाले दिनों में हम लोग ऐसे करते चले जाएंगे, आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत आसान होते चले जाएगा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, हम लोग बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, तो शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोग ऐसी वीडियो आप लोग को बना